कच्चे तेल में ऊपरी स्तर से गिरावट के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी बढ़ गई है। डॉलर इंडेक्स में सुस्ती के बावजूद भी $1 की कीमत अब 70 रुपए 80 पैसे के पार निकलती हुई दिखी है। इस साल रुपए में तकरीबन 1.5% की कमजोरी देखने को मिली है। गौर करने वाली बात यह है कि कमजोर रुपए के बावजूद भारत से कॉटन के एक्सपोर्ट में दिक्कतें आ रही हैं और इसका सीधा असर हमने कॉटन की कीमतों पर देखा है, जिसमें गिरावट देखी जा रही है। जहां ट्रेड वॉर की वजह से सीजन की शुरुआत काफी मजबूती के साथ हुई, वहां अब कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब रुपए की चाल कैसे रहेगी, कॉटन में क्या रणनीति अपना, इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो रुपए पर ही फोकस करेंगे। इतनी तेज कमजोरी की वजह क्या है, डिस्पाइट द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स और तेल दोनों कमजोर हैं? जी हाँ नेहा, कुछ बहुत गिरावट हमने कच्चे तेल में ज़रूर आते हुए देखी है, लेकिन आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने करीबन 10% की बढ़त भी यहाँ पर आते हुए देखी है। तो वो ऑफकोर्स कच्चा तेल जिस तरह के अपने लोज से यहाँ पर उछला है, उसका एक दबाव तो हम रुपए पे आता हुआ देखेंगे ही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात रही है चाइना का ट्रेड डेटा, जहाँ पर करीबन 4.5% की गिरावट हमने दिसंबर के महीने में आते हुए देखी है। आप चाहे एक्सपोर्ट के नंबर देखें या इम्पोर्ट के नंबर देखें, दोनों ही तरफ हमने यहाँ पर कमी आते हुए देखी है। इम्पोर्ट एक्चुअली यहाँ पर करीबन 7% से गिरा है, और जो कि 2013 के बाद सबसे ज्यादा वीक नंबर है यहाँ पर चाइना का। तो क्लियरली काफी हद तक एशियन करेंसीज में वहां से गिरावट है। भारतीय बाजारों में हमने देखा कि यहाँ पर फॉरेन बैंक्स काफी हद तक डॉलर खरीदते हुए नजर आए। US डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पर थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। पहले 2 हफ्ते ऑफकोर्स डॉलर के लिए यहाँ पर थोड़े से कमजोर थे, तो सभी थोड़े थोड़े फैक्टर्स यहाँ पर चेंज हुए हैं। इक्विटी मार्केट्स में हमने कुछ बहुत दबाव आते हुए देखा है। रीजनल एशियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो सभी इक्विटीज में हल्की सी यहाँ पर गिरावट है, और काफ़ी हद तक रुपया उन सब चीज़ों को यहाँ पर फैक्टर इन करता हुआ नजर आया। ऑफकोर्स थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर है, करीबन आधे % की गिरावट, ऑलमोस्ट 71 के आसपास अब हम यहाँ पर रुपए के लिए कारोबार कर रहे हैं। ओके, चलिए मनीषा, आपने फैक्टर्स तो बताए, लेकिन हम आमतौर पर देखते हैं कि जब जब रुपया कमजोर होता है, जितनी भी एक्सपोर्ट से जुड़ी यहाँ कमोडिटीज होती है उनको सपोर्ट मिलता है, लेकिन कॉटन यहाँ अपवाद साबित हो रहा है। 1.5% तक की कमजोरी अब तक हमने देखी है रुपए में, बावजूद इसके कॉटन की कीमतें गिरती चली जा रही हैं। क्या वजह है, कौन से फंडामेंटल जिम्मेदार है जो कॉटन की कीमतों को चढ़ने नहीं दे रहे, इनफैक्ट नीचे खींच रहे हैं? जी हाँ, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा नेहा कि एक्सपोर्ट्स ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत बन के आ रही है, और उसका प्रेशर हम यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ देख रहे हैं। इन एनी केस अगर आप भारतीय बाजार और ग्लोबल प्राइसेस को यहाँ पर कंपेयर करिए तो मिड दिसंबर से हमने देखा है कि कॉटन के भाव करीबन 3% चढ़े हैं, जब तक जहाँ की US में जो कॉटन के भाव है वो 10% गिरे हैं इसी अवधि के बीच में। तो ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट्स में कॉटन अच्छी खासी है। इंडिया, जैसे आपने कहा, जब तक रुपी यहाँ पर थोड़ा डिप्रिशिएट नहीं होता, हमारे लिए एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि बेटर क्वालिटी की कॉटन इजिप्ट, वेस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील से इंटरनेशनल मार्केट्स में बिक रही है, और 2-3 सेंट के डिस्काउंट पर ही बिक रही है। तो इंडियन मार्केट्स ऑफकोर्स इस वजह से जो रुपी में थोड़ा सा एप्रिसिएशन देखने को मिला था, उसका भी हमने नुकसान ही यहाँ पर कॉटन में आते हुए देखा। आवक की बात की जाए तो कम है, वो एक सपोर्टिव फैक्टर है। फसल ऑफकोर्स इस बार थोड़ी सी दिक्कतें लेके आ रही है, लेकिन कॉटन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमने देखा था कि अच्छे खासे सपोर्ट के साथ लोअर प्रोडक्शन, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, स्ट्रॉन्ग इंडियन प्राइसेस, अच्छी एक्सपोर्ट की मांग, ये सब चीजें बाजार में हम देख के चल रहे थे, और उससे कॉटन को सपोर्ट मिला था। लेकिन एज ऑफ नाउ ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल कॉटन की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर बेहतर है। US चाइना ऑफकोर्स एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर रहेगा कि आगे जाके हम यहाँ पर सेंटिमेंट चेंज तो देख ही रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड वो मांग आती है या नहीं, उसका एक यहाँ पर सहारा हम यहाँ पर कॉटन को आता हुआ देखेंगे। आई थिंक मेजरली यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है, और कुछ बहुत मुनाफा वसूली आप और देख पाएंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार यहाँ पर काफी गिरे हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की वजह से हमारे कॉटन की ज्यादातर पिटाई होती दिख रही है। शुक्रिया मनीषा, रुपए और कॉटन पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। लेकिन अब स्ट्रैटेजी कैसे अपनानी चाहिए, यहाँ पर करेंसी में और कॉटन में कमाई कैसे होने वाली है, आपकी मदद करने के लिए निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। कुणाल, पहले तो कॉटन पर ही आपका नजरिया लेना चाहूंगी। मनीषा ने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया फैक्टर्स जिनकी वजह से हमने कमजोरी देखी है। क्या आपको ये कमोडिटी और हल्की होती हुई दिख रही है? ऑलरेडी 20,500 के करीब ट्रेड हो रहा है, क्या 20,000 का भी लेवल नीचे आप टूटता देख रहे हैं? जी हाँ, मनीषा जी ने बहुत ही वैलिड पॉइंट कहा है। द इंडिया से कॉटन का एक्सपोर्ट्स बहुत शार्पली स्लो डाउन हो गया है दिसंबर महीने में इटसेल्फ, मेनली बिकॉज ऑफ द प्राइस आर्बिट्राज। सो ऑलरेडी हमने प्राइस को 3 से 4% नीचे आते हुए देखा है। सो आई थिंक there is still possibility of further 1-1.5% correction from present level. दूसरा
एज कंपेयर अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे, यूएस का कॉटन इज बेटर क्रॉप देन इंडिया कॉटन, सो यू आर गेटिंग द यूएस क्रॉप एट अ डिस्काउंटेड रेट। सो यहाँ पे फिलहाल तेजी होने की प्रोबेबिलिटी कम है। सो मुझे लग रहा है कि एक बार कॉटन में मौजूदा स्तरों से भी 400-450 रुपए की गिरावट आ सकती है। सो आई थिंक बेच के काम करना दैट शुड बी द गुड स्ट्रेटेजी इन कॉटन। 20,250 तक के रेट्स आपको कॉटन में देखने मिल सकता है। ठीक है, तो प्रेशर जारी रहेगा, खरीदारी से बचे, शॉर्ट्स के मौके हैं, वहां होगी कमाई। रुपए में क्या किया जाए? क्या आज लग रहा है कि $1 की कीमत 71 के पार निकल जाएगी? 71 के पार नहीं, पर 71 तक आ सकती है। द सेम रीजन, ऑयल नीचे है, जितने भी फैक्टर है वो सब इंडिकेट ऐसा करते थे, बट इंडिया का आईआईपी डेटा अच्छा नहीं आया है, और एट द सेम टाइम ग्लोबल इक्विटी मार्केट में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है चाइना के डेटा के बाद। हम लोग जो 6-7 महीने से चाइना का डेटा देखते थे, तब तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं आता था कि उनका एक्सपोर्ट यूएस पे खराब हो रहा है। ये टाइम द नंबर इज हॉरिबल। सो मुझे लग रहा है कि आगे जाके ग्लोबली स्लोडाउन की जो फियर है वो एक्चुअली मटेरियलाइज हो रही है, और इसी के कारण आपको रुपी में भी थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल सके। इंडियन इकोनॉमिक डेटा ऑल्सो वाज नॉट गुड, सो 71 के लेवल आपको 1-2 दिन में यूएसडीआरएम में देखने को मिल सकता है। अच्छा, चलिए, कॉटन पे बात हो गई, रुपए पे बात हो गई। आपने कहा कि तेल की जो पिटाई हुई है उस पे आपने बात की थी, लेकिन अभी हम थोड़ा खाने के तेलों पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये एक काउंटर है। फिर चाहे आप तिलहन की बात करें या खाने के तेलों की बात करें, ये अपनी धार बनाए हुए हैं और अच्छी मजबूती दिख रही है। 550 के करीब सीपीओ ट्रेड कर रहा है, 770 पे सोया तेल है। सोयाबीन और मस्टर्ड इनफैक्ट 8 महीने के लोज पर था, वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। सोयाबीन 6 से 7 महीने के हाइस पर वापस जा पहुंची है। जरा एक एक करके बताइए कि खाने के तेलों से शुरुआत करेंगे, इसमें आपको और आगे कितनी मजबूती दिखाई दे रही है, इन लेवल्स पे क्या कर सकते हैं? जी, सबसे पहले मैं फोकस करूंगा व्हाट इज हैपनिंग इन सोया मील मार्केट, दैट इज ऑल इंटरकनेक्टेड। सोया मील मार्केट में हमने देखा है कि दिसंबर महीने में एज कंपेयर टू नवंबर 30% सर्ज इन एक्सपोर्ट्स। सो एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द अदर जो सोया मील चाइना यूएस से लेता था, उससे ज़्यादा इंडिया और डेस्टिनेशन को ज़्यादा प्रेफर किया गया। सो उसके कारण डोमेस्टिक मार्केट में स्टॉक सिनेरियो टाइट है। सो इसके लिए सोयाबीन के प्राइसेस रैली कर रहे हैं, और इसके पीछे सोया मील के प्राइसेस भी रैली कर रहे हैं। ऑयल भी हमने सोया ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। हमने ऑयल में भी देखा, क्रूड ऑयल में एक लंबा स्पाइक आया। सो बायोडीजल डिमांड भी बेटर इंप्रूव होने का एक ओवरऑल माहौल बना। सो ओवरऑल सोया ऑयल में भी मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड लिमिटेड है, बाय करके काम करना चाहिए। सोया ऑयल में हमको लग रहा है 752 में बाय करना चाहिए, 746 के स्टॉप लॉस के साथ, 762 के टारगेट के लिए। बट आई थिंक दिस इज मोर टू डू विद इंडियन एक्सपोर्ट शूटिंग अप, और अभी जैसे रुपी भी वीक हो रहा है, तो ये और भी इंप्रूव हो सकता है सोया मील का एक्सपोर्ट्स। सो इसके कारण मुझे लग रहा है कि सोया ऑयल भी तेज रहेगा। सोयाबीन और सोया ऑयल दोनों में तेजी कंटिन्यू रहेगी। इनफैक्ट आपको बता दें कि ये दोनों जो स्ट्रैटेजीज अभी कुणाल की तरफ से आई है, कुछ ऐसा ही रीइटरेट हमने होते हुए देखा था शुक्रवार को, जब कमोडिटी आउटलुक में हमने खासतौर से खाने के तेल और तिलहन पर ही फोकस किया था, और यूनानिमस यहाँ पर जो डिसीजन निकल कर आया था या जो बात निकल कर आई थी वो यही थी कि खाने के तेलों में, तिलहन में मजबूती जारी रहेगी। हमारे साथ इंडिया निवेश कमोडिटीज के एक्सपर्ट थे, हमारे साथ एसएमसी की एक्सपर्ट थी, हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटीज के जाने माने चेहरे थे, और उन सब की यूनानिमसली यही राय निकल कर आ रही थी कि फिर चाहे खाने के तेल हो या फिर तिलहन, इवेंचुअली यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, और उन्होंने भी यहाँ पर खरीद की ही रेकमेंडेशन दी। इनफैक्ट रिफाइंड सोया तेल में तो 780-790 के भी लॉन्ग टर्म में व्यू निकल के आए हैं। तो आज भी देखिए इंट्राडे के लिहाज से निर्मल बैंक कमोडिटीज की राय है कि सोया तेल और सोयाबीन दोनों को आप यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। अच्छा, अब कुणाल, ये विंटर थोड़ा सरसों के लिए डगमगाता हुआ दिखा। 4000 के लेवल को पार करना, उसे सस्टेन करना एक बहुत बड़ी दिक्कत इस विंटर कॉटन के लिए माफ कीजिएगा मस्टर्ड के लिए साबित हुआ है। क्या लगता है, क्रशिंग डिमांड आगे भी निकलती हुई नहीं दिखेगी? सप्लाई का ज्यादा प्रेशर है, क्या दिक्कत है? जी हाँ, अराइवल का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ेगा, और नया क्रॉप सामने, नया क्रॉप है।
सो इसके लिए नहीं चल रहा है। अभी तक उसका कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया है कि उसकी यील्ड या क्रॉप की साइज बहुत खराब है, ऐसा भी कोई इंडिकेशन नहीं आया है। सो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी मस्टर्ड में नहीं, इट इज़ जस्ट फॉलोइंग द सोया कॉम्प्लेक्स। और मस्टर्ड में फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। इफ़ द क्रॉप yields are bad then definitely yes, but as of now there are no indication of that. So mustard मुझे maximum 4000-4050 तक लग रहा है नियर टर्म में। उससे ज़्यादा मुझे बुलिश नहीं लग रहा है। ओके, तो क्लियर इंडिकेशन ये है कि जितने लोगों ने माल होल्ड करके रखा है, या आप में से जितने दर्शक हमारे साथ टेलीविजन पर या फेसबुक पर जुड़ते हैं, यही आपके लिए सलाह है कि बहुत लंबी तेजी का इंतजार ना करें। जैसे कि कुणाल भी कह रहे हैं 4050 मैक्स टू मैक्स 4075 तक के लेवल दिखेंगे। कोशिश करिए कि हल्का भी प्रॉफिट आपको मिलता है तो आप यहाँ माल निकाल कर चले। ये तो बात हो गई खाने के तेल तिलहन की। अब फोकस आगे बढ़ाते हैं कच्चे तेल की तरफ। यहाँ हमने कुछ कमजोरी आते हुए देखी, ऑफ कोर्स चाइना के डेटा, लेकिन इंटरेस्टिंगली चाइना में जो कच्चे तेल के इंपोर्ट्स हैं वो अभी भी स्काई हाई लेवल्स पर बने हुए 103 लाख बैरल प्रतिदिन के पार ही है, और ये लगातार दूसरा कॉन्जिक्यूटिव वीक है जब वहां पर इतनी जबरदस्त डिमांड देखने को मिली है। $60 के नीचे ब्रेंट फिसल गया है। लेकिन कुणाल, क्या लगता है, चाइनीज डिमांड तो काफी महत्वपूर्ण है। यूएस चाइना के बीच में ट्रेड वॉर पर जिस तरह की बात प्रोग्रेस कर रही है, ऑफ कोर्स बहुत सारे डिटेल्स आने बाकी हैं, लेकिन क्या लगता है ये जो लेवल आज कूल ऑफ के दिखाई दे रहे हैं, क्या ये खरीद का मौका है? वेल, आज जो चाइना से डेटा निकल के आया है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है दैट देयर इज गोइंग टू बी अ फर्दर स्लो डाउन इन चाइना। सो अगर यूएस और चाइना की ट्रेड टॉक्स में से कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं आता है, देन आई थिंक इवन ऑयल विल गो डाउन इन लाइन विद अदर कमोडिटीज। सो ऑलरेडी हमने ऑयल में एक अच्छी अपसाइड देखी है 3300 से 3700 तक। सो मेरा रिकमेंडेशन ऐसा है, कॉन्ट्रा व्यू है मेरा, 3655 के आसपास बेचना चाहिए, 3720 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और डाउनसाइड टारगेट 3570 तक का आपको ऑयल देखने मिल सकता है, ऐसा व्यू है। तो ये जो स्लो डाउन वाली बात है, ये इस पर भी हावी होगी कि ऑलरेडी ओपेक की तरफ से हमने जो ऑयल कट्स देखे हैं 6 महीने के लोस पर चले गए हैं। सऊदी बहुत एग्रेसिवली अपने एक्सपोर्ट्स और सप्लाईज काट रहा है, बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि कीमतें अभी मध्यम अवधि में या लंबी अवधि में नीचे जाएंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर सऊदी प्रोडक्शन कट कर रहा है तो ऑयल के प्राइसेस क्यों नीचे जाएंगे? बट द फैक्ट इज, यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहेगा कि जैसे जैसे सऊदी और ओपेक का प्रोडक्शन कट आता है, सामने यूएस का प्रोडक्शन बढ़ पाता है कि नहीं। समझो अभी WTI के प्राइसेस $55 हो गए, तो यूएस ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए सीधा 20-25% प्रॉफिट है। सो मुझे नहीं लग रहा है कि यूएस के ऑयल प्रोड्यूसर फिर पंप नहीं करेंगे, और शेल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत इजी है। अभी भी यूएस में मुझे लग रहा है कि अगर प्राइसेस $50 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो यूएस में 2019 में 1 to 1.5 मिलियन बैरल तक का प्रोडक्शन ग्रोथ बढ़ सकता है। सो प्रोवाइडेड प्राइसेस स्टे हाई। सो आई थिंक जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे वो अपने आप में ही एक बेरिश रीजन हो जाता है लंबी अवधि के लिए कि प्राइसेस क्यों नीचे आएंगे। यूएस का प्रोडक्शन डेफिनेटली 11.5 से बढ़ के 12.5 होगा। फिलहाल ये क्वार्टर में हमको म्यूटेड ग्रोथ लग रहा है, बट आफ्टर दिस क्वार्टर द प्रोडक्शन ग्रोथ इन यूएस शुड अगेन पिकअप। सो ये और ग्लोबल स्लो डाउन कंसर्न्स के कारण भी आपका डिमांड ग्रोथ के सब डाउनवर्ड रिवीजन हो गए। सो आई थिंक ऑयल अपसाइड इज लिमिटेड और बेच के काम करना चाहिए। बेच के काम करना चाहिए। कच्चे तेल में जितनी तेजी इस साल की शुरुआत में दिखी है, अब वहां से इसको धीरे धीरे करके शॉर्ट में कमाई करने का मौका आ रहा है। चलिए, इसी के साथ आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल अब और किफायती दाम पर मिल रहा है आपको। CNBC आवाज देखने के लिए चुनिए कलर्स वाला वैल्यू पैक। सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में मिलेंगे आपको 25 चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए आज ही अपने केबल या DTH ऑपरेटर से संपर्क करें।